Ibrahim Traore. I am Ibrahim Traore, and today I'm pulling off your masks. 20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था एक यतीम और गरीब बच्चा एक दिन पूरे अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनेगा। ऑफ कोर्स वो एक छोटे से मुल्क का प्रेसिडेंट था, लेकिन पूरी दुनिया उसे सपोर्ट करती। Don't be a worm. Be a president like Ibrahim Traore. फिर उसमें ऐसी क्या बात है कि डोनाल्ड ट्रम्प American people. और यूरोपियन मुल्क उसे डिस्टर्ब है। दुनिया की टोटल आबादी में से 20% लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन का कलर ब्लैक है, लेकिन हिस्ट्री में यह भी लिखा है कि सबसे ज्यादा गुलामी भी इन्हीं काले लोगों ने झेली है। ये समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और अपने बड़े बेटे साम को दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी नस्ल में नबी भेजेगा, और फिर अपने छोटे बेटे को दुआ दी कि अल्लाह तुम्हारी नस्ल में बादशाह वाले लोगों को भेजेगा, और फिर अपने दूसरे बेटे हाम की तरफ देखा और कहा कि अल्लाह तुम्हारी नस्ल को इन दोनों खानदानों का गुलाम बना देगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। साम की औलाद में पैगंबर यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और ऑफ कोर्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। याफिस की औलाद में बड़े बड़े बादशाह है जैसा कि जुल्करनैन, चंगेज खान और ओटोमन एम्पायर। Osman Bey ya. और साम की औलाद में अफ्रीकन्स, ब्लैक पीपल, यही ब्लैक पीपल। और इस थ्योरी को यूरोप के क्रिश्चियन ने बाद में स्लेवरी को जस्टिफाइज करने के लिए यूज किया। पहली स्लेवरी मेसोपोटामिया, प्रेजेंट डे ईरान में शुरू हुई कि जब जंग के कैदियों को काम पर लगाया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में गुलाम बिकने लगे, जिनमें से ज्यादातर ये ब्लैक पीपल से। इस्लाम आने के बाद इस जुल्म को ग्रेजुअली खत्म किया गया और फिर इन गुलामों को भी इंसान होने का दर्जा दिया गया। 1452 में जब कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया तो उन्हें वहां पर फार्मिंग के लिए स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए थे, इसलिए अफ्रीका से 1.5 करोड़ लोग गुलाम बनाकर अमेरिका सपोर्ट किए गए। और इस तरह पहली दफा ये ट्रेंड शुरू हुआ कि ब्लैक लोग व्हाइट लोगों के गुलाम हैं। ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा, लेकिन फिर इस गुलामी को खत्म करने के लिए अफ्रीका में कुछ अजीम लोग पैदा हो गए, जिनमें सबसे बड़ा नाम एक ही है, नेल्सन मंडेला। This continent knows the true meaning of racism. जब नेल्सन मंडेला जवान हुए तो पूरे अफ्रीका में रेसिज्म अपने पीक पर थी। इसके लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत कोशिशें की और आखिरकार 27 साल जेल काटने के बाद अपने मकसद में कामयाब हो गए और पहली दफा एक ब्लैक आदमी किसी मुल्क का प्रेसिडेंट बने। और इसी ब्लैक आदमी की वजह से अमेरिका में भी एक ब्लैक आदमी प्रेसिडेंट बना। This is your victory. जब नेल्सन मंडेला जेल में थे तो उसी वक्त अफ्रीका में एक नया प्रेसिडेंट उभर रहा था, मुअम्मर अल गद्दाफी, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो सब्सक्राइब। मुअम्मर अल गद्दाफी भी यूएसए बनाना चाहता था, ये वाला नहीं बल्कि ये वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफ्रीका। वो पूरे अफ्रीका में एक ही सिस्टम और एक ही करेंसी चाहता था, लेकिन जब वो अपने पीक पर पहुंचा तो अमेरिका ने भी उसका हाल वो किया जो सद्दाम हुसैन के साथ हुआ था। गद्दाफी की इसी सोच से इंस्पायर होकर अफ्रीका में एक छोटे से मुल्क बर्किना फासो में
ایک ینگ لیڈر سامنے آیا، ابراہیم ٹراورے۔ ہے تو یہ ایک چھوٹے سے ملک برکینا فاسو کے پریزیڈنٹ، لیکن چائنی اور رشین میڈیا اسے پورے افریقہ کا پریزیڈنٹ شو کرواتا ہے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد برکینا فاسو فرانس سے آزاد ہوا، لیکن فرانس اب بھی وہاں سے پوری طرح نہیں گیا تھا اور اپنا پپٹ پریزیڈنٹ وہاں پر چھوڑ دیا۔ وہاں کے سارے بڑے فیصلے فرانس ہی کیا کرتا تھا اور وہاں کی ساری نیچرل ریسورسز انہیں کے سامنے لوٹ لیتے تھے، اور اسی وجہ سے برکینا فاسو کی عوام غریب سے غریب ہو رہی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک دن کا کھانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی غریبی کو ختم کرنے کے لیے 1983 میں برکینا فاسو میں ایک نیا پریزیڈنٹ آیا، تھومس سنکارا۔ سنکارا ہی نے فرانس کے لوگوں کو برکینا فاسو کی نیچرل ریسورسز کو چوری کرنے سے روکنا شروع کیا، اور اسی نے وہاں کا نام اپر وولٹا سے چینج کر برکینا فاسو رکھا۔ لیکن تھومس سنکارا کو بھی کچھ سال کی حکومت کے بعد مار دیا گیا، اور پھر سے برکینا فاسو میں وہی حالات شروع ہو گئے۔ لیکن فرانس نے پھر سے اپنا پپٹ بٹھا دیا، اور اگلے 30 سال تک وہ برکینا فاسو لوٹتے رہے۔ لیکن 30 سال بعد ایک ینگ لڑکا اپنے سپیچز کی وجہ سے پورے افریقہ میں وائرل ہو گیا، 24. I'm watching you all. اور صرف اس کے اپنے لوگوں نے ہی نہیں بلکہ چائنا اور رشیا نے بھی اپنے مقصد کے لیے اسے سپورٹ کرنا شروع کیا۔ اور پھر 2022 میں ابراہیم ٹراورے نے مارشل لا لگا کر برکینا فاسو میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ پریزیڈنٹ بنتے ہی فرینچ آرمی کو نکال دیا اور IMF اور ویسٹ سے رابطہ توڑ دیا، یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت تک ریجیکٹ کر دی۔ اور آج بھی ابراہیم ٹراورے نے اپنا مارشل لا لگایا ہوا ہے، اور لوگ اسے پورے افریقہ کے امیر سمجھ رہے ہیں۔ کیا وہ کامیاب ہوگا یا اس کا بھی وہی حال ہوگا جو صدام حسین اور غدافی کا ہوا تھا؟ سبسکرائب